हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 9 जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। हमने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को पढ़ा, उसको देखा कि उन्होंने कौन कौन सी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अपनाई। तीनों ही क्लोज नेबर्स हैं और इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज ने इनके प्रगति पर क्या असर डाला ये भी हमने पढ़ा। और अब हम आगे का जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे जिसमें हम इनके जो भी डेमोग्राफिक्स हैं, जो भी इनके स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 चैप्टर 9 का। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अब इनके डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। इनकी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की एनुअल ग्रोथ जो रेट होती है वो होती है, डेंसिटी होती है पर स्क्वायर किलोमीटर, सेक्स रेशियो भी इसमें आता है, आपका फर्टिलिटी रेट आता है और अर्बनाइजेशन आता है। इनके थोड़े मीनिंग समझ लेते हैं। इनका डेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए पॉपुलेशन मिलियंस में कितनी है, वो आपकी 1352 मिलियंस है इंडिया की, चाइना की आपकी 1393 मिलियंस। ये डेटा जो है आपका 2019 के हिसाब से है, जबकि अब जो डेटा है वो बदल चुका है, लेकिन आपकी बुक में जो डेटा है हम वही रेफर कर रहे हैं। और पाकिस्तान की 202 मिलियंस है। अब एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन इसकी ये दी हुई है, जो एनुअल ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो बढ़ोतरी की दर है, जो बढ़ रही है जिस दर से, वो सबसे ज्यादा है। फिर इंडिया की इससे लगभग हाफ है, आधी है। और चाइना की तो बहुत ही कम है, 0.46 है, जिसमें वन चाइल्ड नॉर्म भी आपका सुना होगा आपने कि चाइना में सिर्फ एक बच्चा रखने की, एक परिवार को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, बर्थ देने की इजाजत थी, और वो एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से कम की उन लोगों ने। अब डेंसिटी जो है हमारी, हम इंडिया की देखिए डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 455 जो लोग हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जबकि चाइना की सिर्फ 148 है और पाकिस्तान की 275 है। देखिए पाकिस्तान की भी कम है, चाइना की तो इसलिए भी कम है कि वहां का एरिया बहुत बड़ा है चाइना का। अब सेक्स रेशियो में क्या लेते हैं हम, 1000 मेल्स के तुलना में फीमेल्स कितनी हैं। तो यहाँ पे फीमेल्स की जो है गिनती वो दी गई है 1000 मेल्स, तो आप रख लीजिए 1000 मेल्स के बराबरी पर यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 924 गर्ल्स होती है, फीमेल्स हैं, जबकि चाइना में थोड़ा सेक्स रेशियो अच्छा है, वहां पे 949 है और पाकिस्तान में 943 है, यानी कि इंडिया का सबसे खराब सेक्स रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर भ्रूण हत्या की जाती है, फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सबको मेल चाइल्ड चाहिए, लड़का चाहिए अपने परिवार में वंश चलाने के लिए, तो वहां पे लड़कियों को पेट के अंदर ही मार दिया, गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है ऑपरेशन करके। तो ये इसलिए भी स्थिति है। और यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस नहीं है, बॉय चाइल्ड को है। और अमूमन सारे देशों में भी ऐसा ही है, कि चाइना में भी ऐसा है, पाकिस्तान में भी ऐसा, लेकिन इंडिया में थोड़ी और ज्यादा स्थिति खराब है। फर्टिलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा है। अब फर्टिलिटी रेट अच्छा होना एक तरह से अच्छा भी कह सकते हैं, एक तरह से बुरा भी कह सकते हैं। फर्टिलिटी रेट ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, जबकि इंडिया का कम है और आपका चाइना का काफी कम है। अब चाइना को इसके नुकसान भी हो सकते हैं। देखिए कम बच्चे पैदा होना किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, एक नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए उसके बीच में। अब देखिए क्योंकि फर्टिलिटी रेट चाइना का बहुत कम है, इस फर्टिलिटी रेट के कम होने की वजह से वहां पे बूढ़े लोग जो पॉपुलेशन वो बढ़ते जा रहे हैं और जवान वहां कम होते जा रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और कुछ लोग बच्चे कम पैदा कर भी रहे हैं, इसलिए भी वहां पर ऐसा हाल है। तो यानी कि बूढ़ों की तादाद वहां की पॉपुलेशन में ज्यादा है, जबकि इंडिया में जवानों की तादाद ज्यादा है, यहाँ काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और ज्यादा अच्छी तरक्की इंडिया कर सकता है। अर्बनाइजेशन कैसा है आपके इंडिया में अर्बनाइजेशन 34% पर है, चाइना में सबसे ज्यादा 59% पर है, और आपके पाकिस्तान में भी इंडिया से तो अच्छा है, यानी कि अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा अच्छी है पाकिस्तान में। देन पॉपुलेशन, अब इसमें कंटिन्यूड है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़े से पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए इंडिया एंड चाइना टुगेदर आर अ हैबिटेट ऑफ नियरली 38%। क्यों? क्योंकि 20% चाइना का हो गया, 18% इंडिया का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1/3 जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसकी लगभग उससे 1/3 से भी ज्यादा इंडिया और चाइना के पास है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो सबसे ज्यादा इंडिया चाइना में आपकी केंद्रित है।
फिर इंडिया विद अ हैबिटेट फॉर नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, चाइना इज अ हैबिटेट फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है, छोटा देश है, इसकी वजह से चाइना और इंडिया के मुकाबले उसकी 1/10 पोजीशन है आपकी, अगर चाइना की पॉपुलेशन ले लो या इंडिया की, यानी कि 1/10वां हिस्सा है। यानी कि अगर हम 100 करोड़ लगाएं जनता अपने देश की, तो वहां पे सिर्फ 10 करोड़ लोग होंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, चाइना हैज लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर्ड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वो हमने देख ही लिया टेबल से। इंडिया अब डेंसिटी जो है उसका क्या मतलब है, नोट यहाँ पे है हमारे पास, लोअर डेंसिटी इंप्लाइज लेसर स्ट्रेस ऑन कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स एबिलिटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और लोअर डेंसिटी का क्या मतलब होता है, देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर में, अगर वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है कि 1 किलोमीटर के दायरे में आपका अगर कम लोग बसते हैं तो वहां पे उनके पास जमीन ज्यादा होगी, उनके पास हवा पानी की सुविधा ज्यादा होगी, फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा और संसाधन भी प्राकृतिक ज्यादा होंगे, यानी सुविधाएं ज्यादा मिल पाएंगी। वहां जहाँ के आप देखिए बहुत कंजेस्टेड एरियाज में अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग एक जगह पे बहुत सारे इकट्ठे होकर बसते हैं। अगर इंडिया में आप मुंबई में जाइए, दिल्ली में जाइए, बहुत सारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत सारे घर एक चिपक चिपक के बने हुए हैं, वहां पर हवा पानी की सुविधाएं देना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे पूरे देश में ही हमारे में आबादी ज्यादा है और हमारे पास पर हेड जो पर पर्सन फॉरेस्ट कवर है वो कम है, हमारे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर में एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा, यही चीज हमने देखी थी कि हमारे जो संसाधन है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, जबकि चाइना के पास ज्यादा बेटर है और वहाँ डेंसिटी और पॉपुलेशन कम है, नेचुरल रिसोर्सेज भी उसके जो है पर हेड जो है ज्यादा है हमसे। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ना कि ज्यादा होनी चाहिए। देन अब डिस्कस करते हैं हम फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट इन चाइना इज लो, पहले ही देख लिया हमने, इट इज हाई इन इंडिया, अलार्मिंगली हाई, अलार्मिंगली यानी बहुत ज्यादा हाई है पाकिस्तान में, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसलिए फर्टिलिटी रेट ज्यादा है वहां का। चाइना हैज सक्सेसफुली कंटेन्ड इट्स फर्टिलिटी रेट बाय परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979। अब चाइना की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से चाइना ने अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म लाया 1979 में, 1979 में। उसके बाद में एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर फर्टिलिटी रेट, चाइना हैज द लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अमंग द 3 नेशंस। अब पहली बात तो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी ले आई 1979 में, अब वैसे ही पॉपुलेशन कम होगी। उसके बाद वहां का जो फर्टिलिटी रेट है चाइनीज का वो भी कम है, इसकी वजह से वहां की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे बढ़ रही है। पाकिस्तान की सबसे तेजी से बढ़ती है क्योंकि वहां फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इंडिया की भी काफी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए वो नंबर 1 पर पहुंच गया पूरे संसार में। देन वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना, वो क्या था? वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1979 टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वहां पे जनसंख्या विस्फोट हुआ। जनसंख्या विस्फोट का ये मीनिंग होता है कि पॉपुलेशन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाए और देश के संसाधन कम पड़ने लगे। अब चाइना में जब ऐसा हुआ तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां तो गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, आप 2 या 3 बच्चे पैदा नहीं कर सकते। वहां पे क्या किया, जबरदस्ती लोगों को ऑपरेशन कराया गया, बच्चों को मतलब पेट में भी बहुत सारे बच्चों को भ्रूण हत्या भी की गई कि भाई एक ही बच्चा चाहिए। बहुत ज्यादा विद्रोह भी हुआ लेकिन गवर्नमेंट ने एक नहीं सुनी, वहां वन चाइल्ड पॉलिसी ला दी। इसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन बहुत तेजी से घटी। China has successfully reduced the growth rate of population to nearly half from 1.33%. कितनी थी पहले? 1.33% थी। उसके बाद 1979 में जो 1.33% थी, अब कितनी हो गई वो? 2017 में 2017 में हो गई वो 0.46%, यानी कितनी ज्यादा कम कर दी इन लोगों ने, ठीक है। लगभग इन्होंने 1/3 कर दी। The policy was discontinued in early 2016 as the impact of policy was felt even beyond population growth. अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो इनकी कम हो गई, लेकिन इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ रही थी पॉपुलेशन की कम होने की वजह से। जैसे कि बूढ़े लोग ज्यादा हो गए थे, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 2016 में काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई, काफी विद्रोह भी है, लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष था कि भाई हमारी सरकार कैसी है कि हम एक ही बच्चा रख सकते हैं। अब एक बच्चा रखने की वजह से हुआ क्या कि भ्रूण हत्याएं ज्यादा हुई, लड़कियों को ज्यादा मारा गया वहां पर। मतलब ये तो इंडिया में भी हो रहा है, भारत में भी होता है, हर जगह होता है कि लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाए। अब क्योंकि सबको लड़का चाहिए, एक बेटा चाहिए, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे लड़कों की तादाद बढ़ी और वहां पे सेक्स रेशियो बैलेंस में नहीं रहा।
उसका बैलेंस बिगड़ा। अब इसकी वजह से लोगों में भी असंतोष था कि भाई हम 2 बच्चे क्यों नहीं रख सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां से 2016 में वो पॉलिसी हटाई। Owing to high preference for a male child, having only one girl child led to serious social discontentment. अब क्या था, प्रेफरेंस बहुत ज्यादा था मेल चाइल्ड के लिए, और किसी की अगर लड़की पैदा होगी तो उसको और ज्यादा संतोष होता था, जिसके बेटा नहीं हुआ चाइना में उसको और ज्यादा असंतोष था। It led to a widening gap between the number of males and females in the country. इसलिए वहां पे मेल्स और फीमेल्स में बहुत ज्यादा गैप हो गया। Due to one child policy, the proportion of the elderly people had started increasing in comparison to younger population. अब वहां पे यंगर पॉपुलेशन कम है, जवान लोग कम हैं। अब जवान लोग ही तो काम करते हैं, वही कम रह गए, तो अब देश को भी, सेना को भी वहां की, और जो वर्क फोर्स है वहां का, वर्किंग जो कैटेगरी है वो भी कम हो गई। अब काम करने वाले लोग कहाँ से लाएं, बंदे कहाँ से लाएं, फौजी में कौन भर्ती होगा, बूढ़े भर्ती नहीं हो सकते, ठीक है। देन आफ्टर 2016 ईच फैमिली इज अलाउड टू हैव 2 चिल्ड्रन। अब 2 बच्चे रखने की इजाजत है चाइना में। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसा है तीनों देशों में? बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइंस ऑफ अर्बनाइजेशन देन इंडिया। अब चाइना का और पाकिस्तान का दोनों का ही अच्छा हाल है शहरीकरण में इंडिया से। इंडिया पिछड़ा हुआ, यहाँ पे शहरों की जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, वो कम है। शहर यहाँ पे कम अपना बढ़ोतरी कर पा रहे हैं, प्रकाश जो उसका ग्रोथ है वो कम है, प्रगति कम है। अर्बनाइजेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। अब ये क्यों कम है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर अभी भी हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। जो हमारी 2/3 जनता अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में रहती है। अब जो रूरल सेक्टर में रहती है तो अब इंडस्ट्रीज कम हम स्टार्ट कर पा रहे हैं, कैपिटल भी थोड़ा कम है, इंडस्ट्रीज कम होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। अब इंडस्ट्रीज की वजह से ही शहरीकरण होता है। अब इंडस्ट्रीज नहीं तो लोग बाहर गांव से कैसे निकलेंगे, रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज कम है, इसलिए हमारा शहरीकरण भी कम है इंडिया में, पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले। फिर आता है सेक्स रेशियो, तीनों देशों का कैसा है। सेक्स रेशियो हमने देखा ही था। सेक्स रेशियो जो है आपका इज फाउंड टू बी बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज। तीनों देशों में सेक्स रेशियो जो है फीमेल्स के विरोध में है, यानी लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है सारे देशों में, तीनों देशों में। अब ये क्या 924 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के मुकाबले इंडिया में, यानी 1000 लड़के हैं और उनके मुकाबले 924 लड़कियां हैं। देन 949 इज 2000 है चाइना में। अब यहाँ पे 949 आपकी लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, 1000 मेल्स के मुकाबले चाइना में, और 943 यानी 943 फीमेल्स हैं पाकिस्तान में 1000 मेल्स के मुकाबले। The low sex ratio points to social backwardness. अब लो सेक्स रेशियो जो होता है सोशल बैकवर्डनेस का द्योतक होता है, बताता है कि हम जो उस देश की पॉपुलेशन है वो सोशली बैकवर्ड है। वो लड़का लड़की में फर्क करती है, मेल फीमेल चाइल्ड में फर्क करती है, लड़कियों को 2ym दर्जे का मानती है, निचले दर्जे का मानती है, इसलिए उन्हें पसंद नहीं करती और इसलिए भ्रूण हत्याएं होती हैं। फीमेल फर्टिसाइड यानी भ्रूण हत्या, जिसे हम कहते हैं पेट में ही जो फीमेल फर्टिसाइड है, जो बच्ची है उस पेट में ही मार दिया जाता है गर्भ में, owing to preference for a son is the principal cause of low sex ratio। इसी वजह से सेक्स रेशियो इन तीनों देशों का कम है। देन एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है यहाँ की? एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परसेंटेज है 1980 से 2017 तक। इंडिया में क्या है 5.7% था 1980-90 में, और 2015 से 17 तक 7.3, मतलब एक बढ़ गया है। चाइना का 10.3 था, अब 6.8 है, वो थोड़ा घट गया है इस ईयर में 2015 से 17 में, और पाकिस्तान का 6.3 था पहले, अब वो भी घट रहा है। यानी कि सिर्फ इंडिया का बढ़ा है ग्रोथ रेट और दोनों देशों का, चाइना पाकिस्तान का घटा है। देन साइज ऑफ इकोनॉमी क्या है? चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी संसार में अमेरिका के बाद वो दूसरे पायदान पर आती है, दूसरे नंबर पे, 2nd पोजीशन पे। वर्ल्ड विद इट्स जीडीपी एट नियरली $33 ट्रिलियन इन 2023। अब आपके में जो डेटा है बुक में वो पुराना है, मैंने थोड़ा नया डाला है, हो सकता है नया आपसे पूछ लिया जाए, तो पुराना तो आप बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नया डेटा है। $33 ट्रिलियन है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। 2 तरह के मापदंड होते हैं, तो पीपीपी जो आपका जो पैरिटी है उसके हिसाब से है। $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की 2023 में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी $1.5 ट्रिलियन की है, यानी कि ये काफी छोटी इकोनॉमी है। इसका कारण ये भी है कि पाकिस्तान एक छोटा देश है और इसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है। The reasons for slowdown of economic growth in China।
अब चाइना में क्यों ग्रोथ रेट कम हुआ इसका देख लेते हैं हम। स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमीज विच डिक्रीज द डिमांड फॉर चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री माना जाता था, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होता था पूरे वर्ल्ड में उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन चाइना में होता था। मतलब जो भी इंडस्ट्री था, जो भी आपका माल उत्पादन होता था वो चाइना में ज्यादा होता था। अब हुआ क्या है कि बाकी जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, जैसे बाकी के जो देश हैं, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, अमेरिका हो गया, आपका रशिया होगा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना से माल इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे। अब क्या हुआ, वहां पे चाइना के माल की जो डिमांड है, जो मांग है वो कम हो गई। इसकी वजह से अब मांग कम हो गई तो ये सप्लाई कैसे करेगा, प्रोडक्शन इसलिए वहां पे कम हो गया, इसलिए इसकी ग्रोथ रेट भी कम हो गई। देन ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना इज स्लोइंग डाउन। अब चाइना में खुद के देश में भी यहाँ की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। This is because of the rising propensity to save in the Chinese economy. Propensity to save refers to the ratio between saving and GDP. अब देखिए चाइना में खुद के देश में डिमांड क्यों कम हो गई है कि चाइनीज अब क्या चाह रहे हैं कि वो सेविंग्स करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इकोनॉमी की जो नीचे जा रही है उन्हें डर लग रहा है कि भाई अगर पैसा नहीं बचाएंगे तो आगे क्या खाएंगे, तो चाइनीज सेव ज्यादा कर रहे हैं और स्पेंड नहीं कर रहे। और जहां पे जो पॉपुलेशन देश की अगर वो ज्यादा बचा कर बैंक में जमा करने लग जाए पैसा या खर्च ना करे तो वहां की इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ बढ़ने, रिसेशन की तरफ बढ़ने लग जाती है। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और उनकी चीजें नहीं बिकेंगी क्योंकि और वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे, इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ही नीचे चली जाती है। फिर करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स इंक्रीज इन चाइना। अब जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है और जो आर्थिक जो आपके क्राइम्स हैं, जो गलत काम है वो बढ़ रहे हैं वहां पे, ठीक है। देन चाइनीज पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और हायर वेज चाहिए अब चाइनीज को, वो क्या कर रहे हैं, इसलिए हायर वेज की वजह से दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। देखिए चाइनीज पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेजेस एंड चाइनीज पीपल आर माइग्रेटिंग टू अदर नेशंस फॉर हायर वेजेस। और अमेरिका जा रहे हैं, कोई यूएस कोई आपका रशिया जा रहा है, कोई कहीं भी अलग अलग देशों में वो लोग जा रहे हैं, इटली जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई जापान जा रहा है। Domestic investors are trying to invest in economies where government intervention is minimum and political and social liberty is maximum. अब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वहां के, अब देखिए चाइना का तो आपको पता है अगर कोई बिजनेसमैन थोड़ा आगे बढ़ जाए और वो गवर्नमेंट की बात ना सुने तो उसका क्या होता है, उसको वहां नजरबंद कर दिया जाता है या अरेस्ट कर दिया जाता है या कोई आरोप लगा दिया जाता है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत अजीब सी इकोनॉमी है, वहां का जो रूल है गवर्नमेंट का बस वही सर्वे सर्वा है, बाकी सब लोगों को वहां इजाजत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर वहां दबा कुचला सा है। अब जो वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन है वहां के, वो चाहते हैं भैया ऐसी जगह पे बिजनेस किया जाए जहां पे उन्हें थोड़ी आजादी हो, थोड़ा उन्हें सपोर्ट मिले, सामाजिक जो स्वतंत्रता मिले, आराम से काम कर सकें और पॉलिटिकली उन्हें सपोर्ट भी मिले। तो अब चाइना में तो ऐसा है नहीं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिलता, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कहीं बाहर के देशों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं चाइनीज जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट इज बैटलिंग का मतलब फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, जूझ रहा है इस चीज से, विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्योंकि चाइना पूरे संसार की फैक्ट्री थी भाई, तो वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से वहां क्या हुआ है कि गंदगी बहुत फैल गई। जब हम इंडस्ट्रीज ज्यादा लगाते हैं ना भाई, तो देखिए हवा में धुआं भर जाता है, वो पॉल्यूशन हो गया। हमारे पानी में जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो हमने सीवेज में डाल दिया, वो नदियों में बहा दिया, तो वो भी वेस्ट हो गया, सॉइल भी आपकी खराब होने लगती है। तो चाइना क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा उससे जूझ रहा है, फाइट कर रहा है। बहुत ज्यादा वहां का एनवायरमेंट मतलब खराब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, पॉल्यूशन बढ़ गया है। हाई जीडीपी ग्रोथ हैज लेड टू सीरियस चैलेंजेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जीडीपी ग्रोथ तो वहां की बहुत हाई हो गई, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, लेकिन उसकी वजह से वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लिए एक साथ, बहुत सारे यूज कर लिए, बहुत गंदगी फैला दी, अपने पर्वत पहाड़ हवा पानी सब प्रदूषित कर लिए। इसकी वजह से वहां पे एक लंबे जो विकास है, जो आगे चलने वाला सस्टेनेबल लगातार चलने वाले की आशा विकास की कम रह गई है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन कैसे आया। इसके मुख्य कारण है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एफडीआई स्टार्टेड डिक्रीजिंग। अब वहां पे क्या है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद एफडीआई यानी कि बाहर के जो बिजनेसमैन थे, अमेरिका वगैरह हो गया, यहाँ के बाहर के जितने भी देश हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना कम कर दिया है।
ड्यू टू दिस जीडीपी ग्रोथ हैज बीन सीवियरली अफेक्टेड। इसकी वजह से उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। उसके बाद करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज लेड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। अब करप्शन जब पब्लिक सेक्टर आता है भाई, करप्शन अपने आप आ जाता है धीरे धीरे करके। ऐसे चाइना में हुआ, इंडिया में हुआ और अब पाकिस्तान में भी ऐसा ही हमें देखने को मिला कि करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक और कारण है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही भयानक है। वहाँ पे उथल पुथल होती रहती है, टेररिज्म भी काफी ज्यादा है, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करना है तो भैया अपने देश का तो बंटादार होना ही है इनका। तो हुआ क्या है, हैज लेड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। और वहाँ पे क्या है, आर्थिक रूप से स्थगित हो गई है, स्थिर सी हो गई, शिथिल हो गई है, शिथिलता आ गई है, स्टैग्नेशन, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है और थोड़ी बहुत हो भी रही तो ना के बराबर, मतलब इसको स्टैग्नेशन कहते हैं, ग्रोथ वहीं अटकी पड़ी रहना, ठीक है। owing to slow GDP growth and low level of income, Pakistan's economy has sunk into low income, low growth trap। अब इसकी GDP ग्रोथ कम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वहाँ का कम हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं कम प्रोडक्शन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ आय का जो स्तर है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, वहाँ की सैलरीज और वेजेस कम होती चली जा रही हैं, तो वहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खर्चा नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लो इनकम यानी कम आमदनी, कम ग्रोथ का जो जाल है, ट्रैप है, ठीक है, उसमें उनकी अर्थव्यवस्था फंस गई है। अब हम इन तीनों देशों का जो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि एग्रीकल्चर का कितना योगदान है आपकी अर्थव्यवस्था में, यानी खेती बाड़ी का, आपकी इंडस्ट्रीज का कितना योगदान है, उद्योगों का कितना है, और सर्विस सेक्टर यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, जितनी भी सर्विसेज है, बीपीओ केपीओ वगैरह का कितना योगदान है आपकी जीडीपी में और अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कितना, इंडिया में एग्रीकल्चर का 16% है, इंडस्ट्री का 30% है, सर्विसेज का 54% है। इसके विपरीत चाइना में सिर्फ 7% देखिए एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन जो आता है चाइना में वो कम है। पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, मतलब इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में है। अब इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, 30% है, वहीं चाइना का 41% है, यानी कि चाइना हमसे आगे है यहाँ पर। और सर्विसेज सेक्टर में 54% है, चाइना का 52% है और पाकिस्तान का 57% है। अब ये परसेंटेज यहाँ अलग नहीं दिख रही है आपको, लेकिन यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है जो अलग है, वो ये है कि चाइना का जो रूट था डेवलपमेंट का वो सही रूट था, और जो हमारा एकदम से हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर से सीधा हम सर्विस सेक्टर पे ज्यादा कूद गए, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई हमारी ज्यादा। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हुआ, लेकिन चाइना ने क्या किया, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट किया, उसके बाद उसने सर्विसेज से शिफ्ट किया है। हमारा क्या हुआ है, हमने सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट कर दिया। कैसे, देखिए हमारा क्या हुआ, चाइना का, पाकिस्तान का और इंडिया का, हम ग्लोबल इकोनॉमी से जब कनेक्ट हुए तो वहां से हमें काम मिलना शुरू हुआ, बीपीओस केपीओस वगैरह मिलने शुरू हुए। इसकी वजह से हमारी जो जीडीपी थी उसको बूस्ट मिल गया। लेकिन चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज बहुत मजबूती से डेवलप की और वहां की जो ग्रोथ आई वो इंडस्ट्रीज से ज्यादा आई, पहले इंडस्ट्रीज से आई, उसके बाद वो शिफ्ट हुआ आपके सर्विसेज पे। लेकिन हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज हमारी अधकचरी हालत में आधी डेवलप्ड रह गई, पाकिस्तान का भी यही हाल हुआ, हम सीधे सर्विस सेक्टर से हमारी इनकम आने लग गई। तो ये थोड़ा सा यहाँ खराब बात है। इसका मतलब चाइना ने सबसे ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप किया, इंडिया ने सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान ने डेवलप किया है। देन शेयर ऑफ वर्कफोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कैसा है, अब इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने 43% है, इंडस्ट्री में आपकी 25% है और सर्विसेज में आपकी 32% है। चाइना में आपकी 28 है आपके इंडस्ट्री में, 26% आपके एग्रीकल्चर में और आपके सर्विसेज में 46% है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में 41% यानी आपके इंडिया से कम है, इंडस्ट्री में 24% है और सर्विसेज में आपके 35% है। तो परसेंटेजेस देखने से लग रहा है कि बराबरी पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमने सेक्टरल कंट्रीब्यूशन जो देखा उसके हिसाब से इस टेबल पे हम एनालाइज कर सकते हैं। All the three countries have experienced a noticeable structural transformation. No longer agriculture is the principal contributor. अब तीनों ही देश ने शिफ्ट कर लिया है, इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, वहाँ की सर्विस सेक्टर डेवलप हो गया है, तो कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर से मैक्सिमम नहीं आ रहा, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर से भी आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर relying heavily on tertiary sector and the industrial sector is lagging far behind.
लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी पीछे है, जबकि चाइना का काफी आगे है। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज ऑल्सो रिलाइंग सिग्निफिकेंटली ऑन द सर्विसेज सेक्टर, बट इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नॉट लैगिंग फार बिहाइंड। अब यहाँ क्या है, चाइना भी बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर से अपनी जीडीपी लेता है, लेकिन यहाँ के इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है। ये अंतर है पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले। उसके बाद हमने टेबल में और भी देखा कि एक्सपीरियंस ऑफ चाइना लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस यहाँ मैं बता दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका नोट्स लंबे हैं थोड़े से, पढ़ने में टाइम लगेगा। कि हिस्टोरिकली क्या होता है कि पहले देश अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, फिर इंडस्ट्री को डेवलप करता है, फिर सर्विस सेक्टर को डेवलप करता है। चाइना ने ऐसा ही किया। पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो उसके थे, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, उसने एग्रीकल्चर डेवलप किया, फिर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, और वो टर्शियरी सेक्टर से बहुत ज्यादा इनकम ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया में उन्होंने एग्रीकल्चर काफी डेवलप किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, उसके बाद इंडस्ट्रीज को ढंग से डेवलप नहीं किया, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में एकदम से कूद गए और वहां से जीडीपी आती है। तो इनका थोड़ा सा पोजीशन इस तरह की है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होते हैं? देखिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, हम देखेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे पहला इंडिकेटर है कि ह्यूमन बीइंग, जो वहां के जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी देश का, उसने कितना डेवलपमेंट किया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा कितनी है। जब एक बच्चा पैदा होता है किसी देश में, तो उसके संरचना के हिसाब से, वहां की जो सुविधाएं उनके हिसाब से लगा लिया जाता है कि भाई इतनी उम्र तो ये जिएगा ही। जैसे इंडिया में हम कहें, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सपोज हमारी 67 ईयर्स है या 69 ईयर्स, इसका मतलब जब एक बच्चा जन्म लेगा तो इतने साल तो जिंदा रहेगा ही, उसकी इतनी लंबी उम्र होने वाली है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी। एडल्ट लिटरेसी रेट जितना ज्यादा, हायर द बेटर, यानी जितना ज्यादा उतना अच्छा। एडल्ट लिटरेसी यानी बड़े लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, वो अच्छा होता है। भाई लिटरेसी रेट तो ऑब्वियसली अच्छा होता है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहना अच्छा है, ऊपर रहना अच्छा है? भाई ऊपर रहना अच्छा है। कि गरीबी रेखा के नीचे रहने का मतलब है कि आपको जो भी खाना है, पीना है, और जो आपके कपड़े लत्ते हैं, या आपको शेल्टर ही नहीं है, जो झुकी झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए लोअर द बेटर। पॉवर्टी लाइन जितनी नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने कम लोग हों उतना अच्छा है, लोग अपनी अच्छी जिंदगी जिए, वो अच्छा होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी इन्फेंट्स जो हैं वो 1 साल के अंदर जो बच्चे हैं वो मर जाना अच्छी बात नहीं होती है, उनको अच्छी लंबी उम्र मिले, वो सही से जी, अच्छा चीज होता है। तो इसका मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो जितना कम, यानी लोअर द बेटर। मैटरनल मोर्टेलिटी यानी माँ की मृत्यु हो जाना, जन्म देते समय, गर्भावस्था में या जन्म देते समय जब एक महिला की मृत्यु हो जाती है, एक औरत की जब डेथ हो जाती है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। वो एक पिछड़े हुए देश का द्योतक है, पिछड़े हुए देश को बताता है कि भाई यहाँ के प्रगति नहीं हुई है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो लोअर द बेटर। ये जितना कम हो उतना अच्छा, कि माताएं ना मरे, महिलाएं ना मरे गर्भावस्था में या जन्म देते समय। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस सोर्सेस, ठीक है। अब एक्सेस जो सोर्स, पॉपुलेशन को ज्यादा रिसोर्सेस मिले, सोर्सेस अच्छे मिले प्रगति के, वो अच्छा है। इसका मतलब हायर द बेटर, जितने ज्यादा उतने अच्छे। ये आप टेबल ऐसे अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, अंडर नरिश्ड का क्या होता है? नरिशमेंट क्या होता है? खाना पीना, अच्छा खाना पीना मिलना, नरिश्ड होना, आपके मिनरल्स अच्छे मिले, आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, सब अच्छा खाना मिले और अच्छे से आपका भरण पोषण हो, वो एक अच्छी स्थिति है। तो अब यहाँ क्या, अंडर नरिश्ड होना यानी कम भरण पोषण होना, अच्छा पोषण ना मिलना, अच्छा खाना ना मिलना, वो अच्छी बात तो नहीं है। इसका मतलब जितना ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन कम हो उतना अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे अच्छे पोषित होने चाहिए, कुपोषित नहीं होने चाहिए। कुपोषण, कुपोषण कहते हैं इसको, अंडर नरिश्ड। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव सैनिटेशन, हायर द बेटर। तो पॉपुलेशन जितनी भी ज्यादा सैनिटेशन की सुविधाएं होंगी, हाइजीन की सुविधाएं होंगी, अच्छी नालियां, अच्छी सड़कें, हवा पानी अच्छा शुद्ध होगा, पानी पीने को शुद्ध मिलेगा, तो वो अच्छी चीज है। तो इसका मतलब हायर द बेटर। जीडीपी पर कैपिटा यूएस डॉलर्स में एडजस्ट की जाए फॉर द डिफरेंस इन परचेसिंग पावर ऑफ अ डॉलर अक्रॉस डिफरेंट नेशंस कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी, हायर द बेटर। तो जीडीपी जो यूएस डॉलर्स में परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना ज्यादा हो यूएस डॉलर्स में नापा जाता है अभी तक, तो वो उतना ज्यादा अच्छा होता है। Then, based on these indices, a composite index is constructed called HDI, यानी Human Development Index। तो ये जितने भी हमारे फैक्टर्स थे, इनके बेस पे जब हम एक कंपोजिट इंडेक्स बनाते हैं कि जिस देश में ज्यादा हो, हर चीज अच्छी हो, उसके हिसाब से वहां के देशवासियों का
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो ह्यूमन है उसके डेवलपमेंट का, विकास का इंडेक्स निकाला जाता है, मापदंड होता है ये। Higher value of SDI points to a higher rank and higher level of human development as a consequence of overall growth of the economy। और अगर लोग वहाँ के डेवलप्ड हैं, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी अच्छी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है, वो देश प्रगति कर रहा है और विकसित भी है। देन लिबर्टी इंडिकेटर्स, यानी आजादी के, वहां स्वतंत्रता के, आपको कोई काम करने की कितनी आजादी है, लिबर्टी कितनी है, आप कितना ज्यादा किसी काम को आसानी से कर सकते हैं, ये कौन बताता है? लिबर्टी इंडिकेटर्स बताते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर्स रेफर टू द मेजर्स of the extent of demographic participation in the social and political decision making। आपको सामाजिक रूप से कितनी आजादी है कि आप बोल सकते हैं, आप जो चाहे कपड़े पहन सकते हैं, मतलब एक डिसेंट वे में, या जो चाहे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, सोसाइटी में आप अच्छी तरह से रह सकते हैं, ये सब चीजें आप देखें तो ये होता है। देन एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है, आप क्या वोट दे सकते हैं, आपका कितना अधिकार है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो किस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू राइट्स ऑफ सिटीजंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन यानी संविधान के द्वारा आपको कितने ज्यादा अधिकार प्राप्त है, वो भी ये आपका बताता है, आपके लिबर्टी इंडिकेटर्स बताते हैं। अब आते हैं अप्रेजल पे, कंक्लूजन पे, कि इन तीनों देशों ने कितना डेवलप किया और कितना इन्होंने प्रगति प्राप्त की, ये देखते हैं। अब देखिए, इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज टेकन एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब शुरू हुई उसको पॉइंट हम रेफरेंस लेते हैं। अब 1978 में चाइना में, क्योंकि वहां पे पता चला कि भाई चाइना की इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती जा रही, डेवलप नहीं करती, 1978 में शुरू हुई वहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1988 में शुरू हुई पाकिस्तान में और 1991 में शुरू हुई इंडिया में। अब अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, द रिफॉर्म्स इन चाइना वर नॉट डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वहां की जो प्रगति थी चाइना की, वो वर्ल्ड बैंक या मॉनेटरी फंड से पैसा लेकर नहीं हुई थी। इट वाज डिक्टेटेड बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ द चाइनीज लीडरशिप इटसेल्फ। अब चाइनीज लीडरशिप ने की। इट वाज रियलाइज्ड बाय द लीडरशिप ऑफ चाइना दैट माओइस्ट स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ, माओइस्ट स्ट्रेटजी जो वहां की थी, उसने कैंपेन लिया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड लिया, लैंड रिफॉर्म्स लाए बहुत ज्यादा तादाद में, हर घर में उद्योग खुले, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ हेल्थ में, आपके आधारभूत संरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, लेड टू फिनोमिनल ब्रेक थ्रू इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना। इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई और इसी की वजह से चाइना आज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे संसार में। FDI वर्क लाइक पेनेशिया, और वहां पे एक रामबाण का काम किया वहां के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, वहां के देश में। A solution for all problems for the Chinese economy and ultimately China emerged at the epicenter of manufacturing activity in the world। और इसी वजह से पूरे विश्व में चाइना ने अपनी साख बनवाई, वहां की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हुई और पूरे संसार में उनका नाम हुआ। तो अब हमने ये देखा कि चाइना ने, इंडिया ने और पाकिस्तान ने लगभग एक बराबर ही शुरुआत की। जहां चाइना की इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा डेवलप किया, वहां पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछड़ गई है और इंडिया की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। चाइना की इकोनॉमी में भी धीरे धीरे स्लो डाउन आता चला जा रहा है क्योंकि वहां की इकोनॉमी में बाहर का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम है। तो देखिए, ये हमने डिस्कस किया तीनों देशों के बारे में और हमने जाना इस चैप्टर के द्वारा। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट्स में जरूर भेजिएगा, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। और आज मैंने थोड़ा बैठ के इसलिए पढ़ाया क्योंकि मेरे पैरों में काफी दर्द होता है कभी कभी लगातार पढ़ाने की वजह से, तो कभी कभी एक्सक्यूज करिएगा, मैं स्टूडियो बैठ के पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच आपका पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा, और आप ऐसे ही कमेंट्स भेजते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी जरूरत इस देश को बहुत ज्यादा है, इसकी तरक्की में आप योगदान दीजिए। वर्क हार्ड, बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।